हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। तो वीडियो के एंड में बने रहिए, आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में अगर वीडियो से आपको किसी भी तरह का हेल्प मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हम लोग का चैप्टर। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जो हम लोग नोटबुक लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस के बाद बन के आता है। इसका जो लाइफ है वो एक एज अ ट्री से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो ट्री को कट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोई पल्प मिल में। वहाँ जो ट्री का जो वुड होता है ना, उसको प्रोसेस और कन्वर्ट करके वुड पल्प में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर वुड पल्प को काफ़ी ज़्यादा केमिकल के साथ मिक्स करके फाइनली एक पेपर में चेंज कर दिया जाता है कि मशीन के थ्रू। अब उस पेपर को काफ़ी ज़्यादा इंक में डाला जाता है, केमिकल में डाला जाता है, फिर उस लाइन्स को प्रिंट किया जाता है और पेजेस को बनाया जाता है। फिर पेजेस को आपस में बॉन्ड करके एक नोटबुक का फॉर्म दिया जाता है। फिर उसको पैक करके मार्केट में सेंड कर दिया जाता है बेचने के लिए। फिर फाइनली वो जो होता है हम लोग के हाथों तक पहुंचता है। हम लोग जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देखे थे, 3 तरह का एक्टिविटी देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, वो रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट्स में चेंज कर दे रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें कि पल्प को चेंज कर दिया गया पेपर में और पेपर को चेंज कर दिया गया नोटबुक में। यहाँ पर हम लोग 2 स्टेज का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि अगर पल्प अगर 2 रुपीज़ का होगा तो पेपर अगर आपका 5 रुपीज़ का होगा, उसी तरह आपका जो नोटबुक होगा वो 10 रुपीज़ का होगा। ऐसे ऐसे वैल्यूज में ऐड होते चला जाता है। अब पेपर जो है ना वो पल्प का बना हुआ है, जिस तरह क्लॉथ जो होता है ना कॉटन का बना हुआ होता है, जिसमें वैल्यू हर एक स्टेज में ऐड होते चला जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। और इसी वे में फिनिश्ड प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है। अब इंडस्ट्रीज़ को हम इंडस्ट्री देखते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे हम लोग को कुछ अर्न हो रहा है, इनकम अर्न हो रहा है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब इंडस्ट्री एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कंसर्न हम लोग करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, चाहे तो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया। कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अब हम लोग क्लासीफाई करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। अब रॉ मटेरियल्स में क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्रीज होता है ना वो एग्रो बेस्ड होता है, मतलब कि इसका जो या फिर मिनरल बेस्ड होगा, मरीन बेस्ड होगा या फिर फॉरेस्ट बेस्ड होगा। अब उसका वो डिपेंड करता है कि वो उसका रॉ मटेरियल क्या है। एग्रो बेस्ड में क्या होता है ना कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का प्रोडक्ट्स होता है, उसको यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल या डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर लेदर इंडस्ट्रीज़ को एग्जाम्पल हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सेम होता है कि जो प्राइमरी उसका जो होता है ना वो मिनरल ओर्स होता है, वो उसका रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि आयरन आयरन ओर से बनता है जो कि प्रोडक्ट होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। और फिर इसको रॉ मटेरियल जो कि दूसरे चीज़ में सेंड कर दिया जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे आयरन ओर है, ओके। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, एक इंडस्ट्री में भेजते हैं, वहाँ पर हम लोग इसको आयरन बनाते हैं। अब आयरन तो हम लोग डायरेक्ट खरीदेंगे नहीं, तो आयरन को भी दूसरी इंडस्ट्री में भेजेंगे, वहाँ पे इसका कुछ ना कुछ टेबल चेयर जो भी बनना होगा वो बन जाएगा, ओके। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स जो होता है वो हम लोग सीज एंड ओशियन का जो होता है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा सी फूड हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल हो गया, वो एग्जांपल हो गया। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में भी हम लोग का सेम होता है। जो रॉ मटेरियल होता है ना वो हम लोग का फॉरेस्ट मटेरियल होता है। जैसे कि पेपर हो गया, जो वुड से पेपर बनता है, फार्मान्यूटिकल्स हो गया, फर्नीचर हो गया या फिर बिल्डिंग हो गया। अब साइज में हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितना पैसा लगाया है किसी भी बिजनेस में। अगर ज़्यादा पैसा लगाया तो बड़ा बिजनेस है, कम पैसा लगाया तो छोटा बिजनेस है। कितना पीपल एम्प्लॉय है, ज़्यादा आदमी उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो बिजनेस बड़ा है, और कम आदमी काम कर रहे हैं तो उसका बिजनेस छोटा है। वॉल्यूम प्रोडक्शन कितना, कोई कंपनी जो है अगर 1000 क्वान्टिटी बना रहा है तो वो छोटा है, अगर वो एक लाख बना रहा है तो वही बड़ा है। अब यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई करते हैं।
अब कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो होते हैं ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कौन करता है, हैंड से मैन्युफैक्चर होता है और करने वाला आर्टिसन होता है, जैसे बास्केट वीविंग हो गया, पोट्री पॉटरी हो गया, और भी हैंडीक्राफ्ट जो एग्जांपल है कॉटेज इंडस्ट्री का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है वो काफ़ी कम कैपिटल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है कैपिटल का वो भी हाई होता है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर यूज़ किया जाता है, जैसे सिल्क वीविंग या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है। और जैसे कि ऑटोमोबाइल जहाँ पे हम लोग का कार बाइक ये सब बनता है, या फिर हेवी मशीनरी हो गया, वो हम लोग का लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होता है। अब हम लोग ओनरशिप में देखते हैं कि ओनरशिप में कहाँ कहाँ क्लासीफाई होता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, ये सब हम लोग का ओनरशिप के अंदर आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो होता है ना ओन्ड ऑपरेट करता है कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कोई भी आजकल आप ही कोई कंपनी खोल देते हैं, या फिर आप ही लोग कुछ फ्रेंड्स जो है ना वो बैठ के कंपनी खोल देते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। पब्लिक सेक्टर वैसा कोई भी कंपनी होता है जिसको ओन मतलब कि चलाया, या फिर उसको उसका मेन ओनर जो होता है ना वो गवर्नमेंट होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब जो हो गया वो हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होता है ओन्ड या फिर ऑपरेट किया जाता है कोई स्टेट और इंडिविजुअल के या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड है ना, वो एग्जांपल जॉइंट सेक्टर का। अब हम इसको थोड़ा डीप बताते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। जैसे कि आप लोग कार देखते होंगे ना, उसमें मारुति सुजुकी लिखा हुआ होता होगा, है कि नहीं। अब मारुति सुजुकी क्यों लिखा जाता है कि यहाँ पे एक ये जो है जिसको जॉइंट सेक्टर क्यों बोला जा रहा है कि मारुति जो है ना हमारा इंडियन कंपनी है, ओके, और जो सुजुकी है ना वो जापान का कंपनी है। ये दोनों कंपनी जो है ना वो आपस में मिल गए हैं, इस वजह से इसको जॉइंट सेक्टर बोला जाता है, ओके। अब हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं, जहाँ पे जो ओनर होता है, ऑपरेट होता है, या तो प्रोड्यूसर या सप्लायर्स होता है रॉ मटेरियल का, वर्कर्स या दोनों भी हो सकते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, या फिर सूरत डेयरी है, सक्सेसफुल स्टोरीज है, कोई भी कोऑपरेटिव वेंचर का। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को। तो पहला तो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि कोई भी जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल पे ही काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर उसके पास आयरन इंडस्ट्री है तो उसके लिए आयरन ओर चाहिए, आयरन ओर नहीं रहा तो फिर आयरन इंडस्ट्री किस नाम करेगा। फिर लैंड चाहिए, हवा में तो कोई इंडस्ट्री खोलेगा नहीं, उसको भी लैंड चाहिए होता है। वाटर चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, काम करने के लिए वहाँ कोई लेबर चाहिए ना। पावर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कैपिटल चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, चाहे तो रॉ मटेरियल को लाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केट चाहिए, किस लिए, इसका जो बना रहे प्रोडक्ट वो बिकना भी तो चाहिए ना, इसलिए हम लोग को मार्केट भी चाहिए होता है। अब कोई भी इंडस्ट्री वही सिचुएशन होता है जहाँ पे ये सब फैक्टर्स जो उसको इजली अवेलेबल होता है। कभी कभी क्या होता है जो गवर्नमेंट होता है ना वो प्रोवाइड करते हैं कुछ इंसेंटिव, मतलब कुछ ऑफर देते हैं, जैसे कि पावर पे ना छूट दे देंगे, थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे छूट दे देंगे, या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई भी इंडस्ट्रीज़ को होता है वो सपोर्ट देते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जो है ना वो लोकेट हो बैकवर्ड एरियाज़ में। क्योंकि जो कोई भी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है ना, किसी भी कोई भी एरिया का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। अब हम लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम को देखते हैं। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट करता है वो थ्री थिंग्स को कंसिस्ट करता है। पहला इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। इनपुट में हो गया कि रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो हमारा इनपुट होता है। अब रॉ मटेरियल में ये होता है ना कि प्रोसेस में हो गया कि रॉ मटेरियल को हम लोग किस तरह से फिनिश्ड गुड में जो होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और आउटपुट मतलब हो गया हमारा इन प्रोडक्ट, इसको हम लोग इनकम अर्न करते हैं जिससे। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इनपुट हो गया हमारा कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब प्रोसेस हो गया गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग। आउटपुट हो गया जो शर्ट जो हम लोग अभी पहने हुए हैं, जैसे मैं भी शर्ट ही पहना हुआ हूँ। फिर हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन में। इंडस्ट्रियल रीजन वो ऐसा रीजन होता है जहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जो है ना वो एक साथ लोकेट हो जाते हैं, काफ़ी आसपास ही लोकेट होते हैं, और कॉमन बेनिफिट्स को मतलब कि अपना क्लोजनेस को शेयर करते हैं। जैसे कोई भी इंडस्ट्री होगा वो अपने लिए पावर इंप्रूव करेगा, रोड बनवाएगा, तो उससे क्या होगा ना सभी को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोड पे सिर्फ वही चलेगा और कोई चलेगा और किसी का गाड़ी उस पर चलेगा ही नहीं, तो ये सब चीज़ को थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हो जाता है। अब जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन्स है वर्ल्ड का वो हमारा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया जो है, ये कुछ
जगह है। और काफ़ी जो इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है तो होते हैं वो लोकेट होते हैं टेम्परेट एरियाज़ में, या फिर नियर सी पोर्ट्स, या फिर कोई कोल्ड फील्ड के पास जो होते हैं, कोई भी जो ज़्यादा इंडस्ट्री होते हैं लोकेटेड रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रीजन्स देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग का, जैसे कि इंडिया में देखिए आपको गुजरात, चेन्नई और गंगा वैली वाला एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक ब्लैक से शेड किया मतलब कि वो इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ का। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो कौन कौन सा रीजन इंडस्ट्रियल है, तो वो मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन्स, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोलाम त्रिवेंद्रम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सब कुछ एरियाज़ है जो आपके लिए इंडिया में लोकेटेड है। अब हम लोग इंडस्ट्रियल डिजास्टर देखते हैं कि क्या होता है ना, कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट या डिजास्टर अगर होते रहता है, चाहे तो वो टेक्निकल फेलियर से होगा या फिर कोई लापरवाही के कारण हो जाता है। उसमें से काफ़ी ज़्यादा है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है वो की है, जो कि भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 में 12:30 बजे सुबह में, जिसमें क्या हुआ था कि एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस जो होता है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, वो हाइड्रोजन काइनाइड और अदर रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ लीक हो गया एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री में, जिसमें जो है 3,598 लोगों की जान चली गई थी। 1000 लोग जो बच गए थे, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमारी से सफ़र कर रहे थे, जैसे ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर एट्सेट्रा। अब एक और इंसिडेंट है जो हुआ था 23 दिसंबर 2005 में। यहाँ पे गैसवेल जो होता है ना वो लीक हो गया था, कहाँ, गाँव की और चाइना में। यहाँ पे 243 पीपल जो डाइड हो गए थे और 9000 पीपल जो है वो इंज्यूर्ड हो गए थे, और 64,000 जो है वहाँ से बाहर निकल गए थे। काफ़ी सारे लोग इसलिए मर गए थे क्योंकि वो वहाँ से भाग नहीं पाते हैं कोई भी एक्सप्लोजन के बाद। और जो वहाँ से नहीं भाग पाते हैं ना, उनका जो आइज़ होता है वो बर्न हो जाता है, स्किन और लंग्स में भी गैसेस भर जाता है। यहाँ पे कुछ रिस्क रिडक्शन मेजर बताया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ना, वो जितना हो सके उतना दूर रहे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया से। और जो लोग जो वैसा इंडस्ट्रीज में ख़तरनाक जगह पर स्टे करते हैं ना, वो अवेयर हो सके वहाँ पर जो कोई भी टॉक्सिक और हजार्डस सब्सटेंस है उससे अवेयर हो, और वो उनको ये पॉसिबल इफेक्ट भी पता हो कि ऐसा अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो उनको क्या उस टाइम पे करना चाहिए। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी जो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का होता है उस पर लिमिट लगा देना चाहिए। और पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटी जो होता है कोई भी इंडस्ट्री में उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे जो भी मेनली वर्ल्ड में मेजर जो इंडस्ट्रीज़ है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी पुराना इंडस्ट्री है, बहुत पहले से चलते आ रहा है। बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री मतलब क्या होता है ना, हम यहाँ पे साइड में देख लेते हैं कि इमर्जिंग इंडस्ट्री हम लोग सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं, मतलब कि वही प्रोसेस में है और नया नया आया है। जो कंट्री में जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो आपका होगा जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रसिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। और जो हब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया इंडस्ट्री वर्ल्ड में वो सिलिकॉन वैली हो गया सेंट्रल कैलिफोर्निया में, और आपका बेंगलोर रीजन हो गया वो इंडिया का। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को देख लेते हैं। और सारे जितने भी इंडस्ट्रीज है उसी की तरह आयरन स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी सारे इनपुट्स प्रोसेस और आउटपुट्स होते हैं। अब ये एक फीडर इंडस्ट्री है। फीडर इंडस्ट्री मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आयरन ओर से हम लोग आयरन निकाल रहे हैं। अब आयरन जहाँ पे निकल रहा है वो आयरन कहीं और जा रहा है, उसका प्रोडक्ट बनेगा, चाहे तो स्क्रू ड्राइवर या फिर प्लास या फिर क्या उसको बोलते हैं, कोई भी बेंच वेंच जो भी है ना वो बन सकता है आयरन का। ओके, तो किसी और जगह पे रॉ मटेरियल का काम आयरन करते हैं जिसको फीडर इंडस्ट्री भी हम लोग बोलते हैं। इसमें इनपुट हमारा हो गया आयरन और कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, फिर लेबर हो गया, कैपिटल मतलब पैसा हो गया, साइड मतलब कोई जगह हो गया, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोसेस जो होता है वो आयरन और को हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टील में, और जिसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं।
इसमें रॉ मटेरियल को हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लास्ट फर्म, बहुत ज़्यादा ईट भट्टी में डाल देते हैं, जहाँ पे उसका जो स्मेल्टिंग होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है कि किसी मेटल का जो होता है ना, वो जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड हम लोग उसको मेल्ट करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको रिफाइन कर दिया जाता है, और जो आउटपुट ऑब्टेन होता है ना, उसको हम लोग इंडस्ट्री अदर कोई और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, 8 टन का कोल का मिला है, 4 टन आयरन और मिला है, 1 टन लाइम स्टोन मिला है, तो उसके बाद हम लोग को 1 टन स्टील का मिलता है। अब स्टील जो होता है ना, वो काफ़ी टफ होता है और इसको इजीली सेव और कट कर दिया था, और मेड वायर में भी काफ़ी इजीली बना दिया जाता है। और कभी कभी स्टील को अलॉय बनाने के लिए इसमें थोड़े से अमाउंट में कोई और मेटल को ऐड किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, निकल या कॉपर। एलॉय से क्या होता है कि स्टील काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, एबिलिटी इसको मिल जाता है कि वो जितना जगह उसमें जंग नहीं लगेगा। स्टील को कोई मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन बोला जाता है, कि आजकल जितने भी चीज़ है ना, वो इंडस्ट्रीज़ के ही बन रहे हैं। कोई भी टूल हो गया, कोई मशीन हो गया, वो सब हम लोग का जो होता है स्टील का ही बनता है। शिप, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोज़ सब ज़्यादा स्टील के बनते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और नीडल्स भी जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो भी स्टील का बना हुआ होता है। जो ऑयल वेल जो ड्रिल किया जाता है, वो भी स्टील मशीनरी होता है। स्टील पाइपलाइन से हम लोग ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मिनरल जिससे माइन किया जाता है, वो भी स्टील इक्विपमेंट होता है। फार्म मशीन होता है, वो भी स्टील होता है। लार्ज बिल्डिंग में भी स्टील फ्रेमवर्क होता है। बिफोर 1800 AD, आज से 1800 AD पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो लोकेटेड होता था, जहाँ पर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल होता था। बट इसके बाद लोकेशन जो होता है इंडस्ट्री का, वो क्या कोल्ड फील्ड के पास हो गया, कैनल्स और रेलवेज के पास हो गया। और 1950 के बाद जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, वो लोकेटेड कहाँ होने लगा, फ्लैट लैंड, जहाँ पे सी पोर्ट्स है। कि दिस इज़ बिकॉज टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेंट ओवरसीज। क्योंकि जो जो आयरन का हम लोग का यूज़ था ना, वो बढ़ गया, और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन चाहिए होता था, तो हम लोग उसको दूसरे कंट्री से मंगाते थे, इसलिए हम लोग उसको आसपास जो पोर्ट्स का था। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है डेवलपिंग, टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडिया में जो था ना, वो इसलिए ना फैल गया कि यहाँ पे रॉ मटेरियल इसलिए अवेलेबल था, चीप लेबर भी था, ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी था, मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग जो सेंटर है, वो मतलब भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो सिचुएटेड है। और 4 स्टेट जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब इस जगह में लोकेटेड है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलीम तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर है, जहाँ पे लोकल रिसोर्सेज हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जमशेदपुर देखेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डेट्स ऑन, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।